एक लड़का 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नानी के घर पे चला जाता है, क्योंकि उसके मामा की जो है हलवाई की दुकान थी। वो वहीं पे जाके दुकान को संभालता था और उनके घर पे जाके सो जाता था। अब दीपावली का पर्व आता है और जैसे ही दीपावली का पर्व आता है तो ये लड़का कहता है कि मुझे अपने घर पे जाना है। तो इसके नानी नाना जो है इसको इसके घर भेज देते हैं ताकि ये दीपावली बना के आ सके। अब ये पूरा दीपावली का पर्व बनाता है। इसके बाद ये कहता है कि मुझे अब नानी के घर पे जाना है, लेकिन दोस्तों ये अचानक ही गायब हो जाता है। अब इसके घर वाले सोचते हैं कि शायद ये नानी नाना के घर पे गया होगा, तो वहां पे बात करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो वहां पे पहुंचा ही नहीं है। अब वो पुलिस में मिसिंग की कंप्लेन लिखवाते हैं। इसके बाद इस लड़के को ढूंढा जाता है और एक हफ्ते बाद इस लड़के की लाश एक जंगल में पाती है। उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसको जानवरों ने खींच खींच के नोच नोच के खाया है। अब ये लड़के को मार दिया गया है। अब इस लड़के को जब मार दिया गया था तभी से इस लड़के के परिवार वाले जो है इस लड़के की मौत का बदला लेने के लिए ठान लेते हैं, और वो ठान लेते हैं कि जिसने भी इसकी हत्या की है उसकी भी हत्या दीपावली के दिन ही करेंगे। अब जिसने इसकी हत्या की थी वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ समय बाद छूट भी जाते हैं, लेकिन इस लड़के के परिवार वाले हत्या का बदला लेने के लिए बैठे हुए थे उतारू, और दीपावली का इंतजार करते हैं। एक दिवाली निकल जाती है, 2 दिवाली निकल जाती हैं, 3 दीपावली निकल जाती हैं, 4 दीपावली निकल जाती हैं, लेकिन 5 साल बाद इस लड़के की हत्या का बदला ले लिया जाता है। और जैसे ही इस लड़के की हत्या का बदला लेते हैं तो वो एक नहीं 2 लोगों की जान लेते हैं, और जैसे ही 2 हत्या होती हैं तो पूरे प्रदेश में एक शोर सा मच जाता है कि एक लड़के की हत्या का बदला लेने के लिए 2 लोगों की जान ले ली गई। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है जिसकी हत्या दीपावली के दिन हुई थी, और इसका बदला लेने के लिए इस लड़के के परिवार के लोगों ने 5 साल तक इंतजार किया था। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले से, और सोनीपत में ही एक थाना लगता है, थाना कला चौक, और कला चौक थाने के पास ही एक ओवर ब्रिज आता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 24 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय होता है, और इसी ओवर ब्रिज के ऊपर से एक मोटरसाइकिल आ रही होती है। उसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए होते हैं जो कि गोपालपुर से खरकोंदा की तरफ जा रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार आती है। उस गाड़ी का नंबर था H479E7331। ये स्कॉर्पियो कार इनके सामने अचानक से ही आती है और अचानक से ही भर के इनकी मोटरसाइकिल में जोर से पीछे से एक्सीडेंट कर देती है। अब जैसे ही स्कॉर्पियो कार इनकी मोटरसाइकिल में घुसती है तो मोटरसाइकिल उछल के हाईवे पे गिर जाती है, और जो 2 लोग होते हैं वो लोग ओवर ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। अब वो लोग कुछ समझ पाते, कुछ देख पाते उससे ही पहले क्या होता है दोस्तों, ये स्कॉर्पियो कार जो है अपनी स्पीड की वजह से जो ओवर ब्रिज की जो रेलिंग थी उसमें जाके फंस जाती है। वो स्कॉर्पियो चलाने वाले बहुत कोशिश करते हैं कि उस स्कॉर्पियो कार को वहां से निकाला जाए, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाते। इसके बाद उस कार में से 2 लोग निकलते हैं, उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार होते हैं। अब वो लोग जाके देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे 2 लोग वो जमीन में गिरे हुए हैं। वो पुल के ऊपर से ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना है कि 15 गोलियां चली थी, लेकिन दोस्तों गोलियां बहुत ज़्यादा चली थी। अब जो लोग सुबह ही सुबह अपने काम पे जा रहे थे वो सभी लोग वहीं पे थम जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ही वो एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर से 2 लोग निकलते हैं और वो ताबड़तोड़ जो लोग नीचे पड़े हुए थे उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी एक की गोली जो है, जो गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसके हेलमेट में एक साइड से घुसती है और दूसरी साइड तक पहुंच जाती है। अब 15-20 गोलियां चल चुकी थी। इसके बाद उन दोनों में से एक आदमी नीचे उतर के जाता है जो कि मोटरसाइकिल पे पड़े हुए थे उन लोगों के पास, और उनको जाके चेक करता है कि ये लोग अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं। तो वो कंफर्म कर देता है कि जो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे वो दोनों लोग मर चुके हैं।
इसके बाद वो लोग ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए अपनी स्कॉर्पियो कार के पास जाते हैं और उसमें अंदर बैठते हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियो कार जो है स्टार्ट नहीं हो पाती, वहाँ से निकल नहीं पाती। इसीलिए ये दोनों जो है स्कॉर्पियो से बाहर आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्कॉर्पियो में टोटल 3 लोग थे, लेकिन निकले बाहर 2 लोग थे जो कि गोली चला रहे थे। अब स्कॉर्पियो चल नहीं पा रही है, लोगों की भीड़ का हुजूम लग चुका था वहाँ पे देखने वालों का कि आखिर हुआ क्या है। अब ये तीनों लोग क्या करते हैं, अपनी स्कॉर्पियो कार में से निकल जाते हैं और बाहर अच्छी तरह से देखते हैं कि कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल मिल जाए। तभी तुर्कपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुरेश। ये लोग क्या करते हैं, सुरेश के सर पे बंदूक तान देते हैं और उससे कहते हैं कि ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गाड़ी को छोड़ और निकल यहाँ से। अब सुरेश घबरा जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने ये सारा कांड हुआ था। सुरेश क्या करता है, अपनी गाड़ी छोड़ देता है। अब ये तीनों लोग उसकी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो कोई भी कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। स्कॉर्पियो कार आई, मोटरसाइकिल में ठुकी, मोटरसाइकिल वाले नीचे गिरे और फिर कार में से निकल के 2 लोगों ने उनके ऊपर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अब ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है और बुजुर्ग आदमी जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी का नाम था बुद्धराम और बुद्धराम जो है वार्ड नंबर 6 में रहता है, गोपालपुर में। अब बुजुर्ग आदमी उन मोटरसाइकिल सवारों के पास जाता है, उन दोनों की लाशों को पहचान जाता है और फूट फूट के रोने लगता है, वहाँ पे दाढ़ मार मार के रोने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये जो बुजुर्ग आदमी हैं, ये बुजुर्ग आदमी जो है जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, इसी का एक बेटा था और एक पोता था। बेटे का नाम था धर्मवीर। धर्मवीर की उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और इसके पोते की उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। अब ये दहाड़े मार मार के रो रहा था और वो कह रहा था कि हाय रे हाय, मेरे बेटों की किसी ने हत्या कर दी। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इस बुजुर्ग आदमी से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, आपके बेटे की किसने हत्या की है और ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो बुजुर्ग आदमी बताता है कि हम तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे थे और मुझे जो है कला चौक पे कोई काम था, मैं तो कला चौक पे उतर गया, लेकिन मेरा बेटा धर्मवीर और उसका बेटा मोहित, इन दोनों को जो है कोर्ट जाना था। इन दोनों को वहाँ पे तारीख थी तो तारीख पे जा रहे थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे कोई इनकी हत्या कर जाएगा। मुझे थोड़ी दूर पे पता चला कि इस ब्रिज के पास कोई कांड हो गया है। मैं तो देखने आया था कि यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे मेरा बेटा और मेरा पोता ही मरा पड़ा होगा। अब इसके बाद मोहित की और उसके पिता धर्मवीर की लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पे आसपास में जितनी भी गोलियाँ थीं, कितने निशान थे, उन सबको देखा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे 21 तो खाली खोखे पड़े हुए थे गोलियों के और 2 जिंदा कारतूस थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले वहाँ पे जानकारी लेते हैं कि किसने क्या क्या देखा, तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं था। इसके बाद जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, जिसका नंबर था HR79E7331, इस गाड़ी के बारे में जानकारी लिया जाता है कि ये गाड़ी किसकी है। अब इस गाड़ी के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी जो है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को किराए पे दे देते हैं, जो सेल्फ ड्राइव करते हैं। ऐसे ही ये वाली गाड़ी भी किराए पे ही दी हुई थी। ये जो गाड़ी है 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पे दी हुई थी, लेकिन ये गाड़ी किसको दी हुई थी, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके मालिक के पास जाते हैं तो बताता है कि 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये गाड़ी किराए पे दी थी और 21 अक्टूबर 2025 से ही ये गाड़ी ली थी और 4 दिन से ये गाड़ी उन्हीं लोगों के पास थी। अब उससे पूछा जाता है कि ये गाड़ी किसको दी थी तुमने। तब एक लड़के का नाम आता है सामने, उसका नाम होता है राहुल, जो कि खरकोंदा का रहने वाला होता है। अब राहुल का नाम, अता पता, आधार कार्ड, सब कुछ जिससे गाड़ी उसने किराए पे ली थी उसके पास था। अब जो 2 लोग मरे थे उनके पिता के पास जाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप किसी राहुल नाम के लड़के को जानते हैं। अब जैसे ही राहुल का नाम सामने आता है तभी इसके पिता को एक बात याद आती है। दरअसल दोस्तों, ये जो है एक दुश्मनी का एंगल सामने निकल के आता है जब राहुल का नाम सामने आता है, और जैसे ही राहुल का नाम सामने आया तो पूरा केस सामने आ गया खुल के। और दोस्तों, ये दुश्मनी का एंगल कहाँ से शुरू होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले से।
5 साल पहले यानी कि साल 2020 में एक लड़का होता है नितिन, जो कि कक्षा 12 का छात्र होता है, झज्जर असोदा का रहने वाला होता है। वो 12वीं के पेपर देने के बाद अपने मामा के घर चला जाता है। उसके मामा की एक हलवाई की दुकान थी, वो उसी दुकान को संभालता था, अपने मामा के साथ ही दुकान पे रहता था। अब उसी बीच में दीपावली का पर्व आ जाता है और दीपावली का पर्व था 12 से लेकर 16 नवंबर तक का। इसीलिए ये अपने मामा से कहता है कि मामा जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ और वहीं पे जाके दीपावली मनाऊंगा। 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक अपने घर लाऊंगा और 17 तारीख को वापस आपके पास आ जाऊंगा, फिर दुकान को जैसे चलाता हूँ वैसे चलाऊंगा। इसके बाद इसके मामा कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम जाओ वहाँ पे दीपावली बनाओ। इसको कुछ पैसे भी देते हैं ताकि ये वहाँ पे कुछ खर्चा वर्चा कर सके। नितिन अपने घर पे आता है, अपने दोस्तों के साथ दीपावली मनाता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब कुछ करता है। अब तारीख आती है 17 नवंबर 2020। अब 17 नवंबर 2020 को ये अचानक से ही घर से गायब हो जाता है। अब जैसे ही ये अचानक से घर से गायब होता है तो इसके घर वाले जो है इसके मामा को फ़ोन करते हैं कि नितिन वहाँ पे पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इसके मामा कहते हैं नितिन तो यहाँ पे नहीं आया। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो दोस्तों इसके घर वाले इसको जगह जगह ढूंढते हैं, इसके यार दोस्तों से पूछते हैं कि नितिन गया तो गया कहाँ, लेकिन किसी को भी नितिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए इसके परिवार वाले क्या करते हैं, नितिन की मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देते हैं। और जब नितिन की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई जाती है उसके बाद पुलिस जो है नितिन को हर जगह ढूंढती है। और फिर तारीख आती है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 को एक लाश गोपालपुर केएमपी एक्सप्रेस के पास एक IMT करके एक जगह है, वहीं पे झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के अंदर एक लाश होती है। अब पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, लाश को देखते हैं तो उसे देख के ऐसा लगता है कि मानो उसे जानवरों ने नोच नोच के खाया है। और अब इस लाश की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं, ये लाश नितिन सैनी की ही है। अब इसके बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर इसको मारा है तो किसने मारा है। अब इसके कातिलों को ढूंढा जाता है और जब कातिलों को ढूंढा जाता है तो 2 नाम सामने आता है। उनमें पहला नाम होता है मोहित, जो कि गोपालपुर का रहने वाला था, और उसका एक दोस्त, उसका नाम भी नितिन होता है। मरने वाले का नाम नितिन सैनी था और मारने वालों का नाम मोहित और नितिन था, जो कि गोपालपुर के रहने वाले थे। अब जैसे ही इनका नाम सामने आता है तो दोस्तों इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जिस दिन नितिन सैनी की मौत हुई थी उसी समय पे उसके परिवार वाले ठान लेते हैं कि मोहित से अपने बेटे की हत्या का बदला तो लेना ही है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग जो है मोहित का पीछा करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब तो मोहित तो चला गया जेल। अब जब मोहित जेल जाता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर नितिन सैनी की हत्या की तो क्यों की। तब जाके मोहित बताता है कि आज से लगभग 6 महीने पहले मेरी और नितिन की जो है किसी बात पे कहासुनी हो गई और कहासुनी होने के बाद हम दोनों की लड़ाई हो गई। इसीलिए मैंने उसी दिन ठान ली थी कि नितिन सैनी को जो है रास्ते से हटा दूंगा, उनकी जान ले लूँगा, उसकी हत्या कर दूंगा, और इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। अब दोस्तों उसने उसकी जान कैसे ली मैं आपको बताना चाहता हूँ। नितिन सैनी को जो है इसने झाड़ियों में लेके गया था अपने दोस्त के साथ मिलके। पहले तो उसका गला घोटा और उसके बाद जो बर्फ़ तोड़ने का सुआ होता है, इसने नितिन के शरीर में कईयों बार वो सुआ मारा। तब तक उसके शरीर में सुआ मारा कि जब तक उसके शरीर क्षत व्यस्त ना हो गया, यानी कि उसके शरीर में बहुत सारे छेद कर दिए। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। इसके बाद ये जेल चला जाता है, जेल में रहता है, फिर पेरोल पे बाहर आ जाता है, फिर जेल में रहता है, फिर बाहर आ जाता है। और फिर तारीख आती है 29 अक्टूबर 2024 और 29 अक्टूबर 2024 को जो है मोहित जेल से बाहर आता है, क्योंकि 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली का पर्व था 2024 में। अब मोहित जो है 29 अक्टूबर को जेल से बाहर आता है ताकि वो दीपावली का त्यौहार मना सके। और इसी बीच क्या होता है, ये अपने एक दोस्त के साथ गोपालपुर चौक पे होके जा रहा होता है। इसका दोस्त गाड़ी चला रहा होता है, मोहित पीछे बैठा हुआ होता है। और जैसे ही ये गोपालपुर चौक पार करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पीछे मोटरसाइकिल पे कोई इनका पीछा कर रहा है, और जो पीछा कर रहा था उसके पास एक बंदूक थी और वो बंदूक से ताबड़तोड़ इनके ऊपर हमला करता है। अब जैसे ही हमला होता है तो मोहित का दोस्त क्या करता है, वो मोटरसाइकिल को तेज स्पीड से भगाता है और बचाव की कोशिश करता है। लेकिन
एक गोली जो है मोहित की कमर में जाके लग जाती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब वो बुरी तरह से घायल हो जाता है तब मोहित को जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। पुलिस का केस होता है और जब पुलिस का केस होता है तो नाम सामने आता है राहुल। और राहुल का नाम जब सामने आता है तो पुलिस राहुल को गिरफ्तार करती है, उसे थाने में लेके आती है। अब मोहित और राहुल इन दोनों के परिवार वालों को सामने खड़ा किया जाता है और इसके बाद में वहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है और राहुल कहता है कि आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और मोहित के परिवार वाले भी क्या करते हैं, इसको माफ़ कर देते हैं। और तभी मोहित सोचता है कि जो दुश्मनी का एंगल है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, अब ख़त्म हो गया तो अब वो निश्चिंत है, खुल के जी सकता है, कुछ भी करे कुछ ना करे। लेकिन जो मोहित के परिवार वाले हैं उन्होंने ये वाली बात भी कह दी थी कि जो कोर्ट कहेगा हम वही करेंगे, हमारी तरफ से वैसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो राहुल है उसने मोहित के ऊपर गैर इरादतन हत्या की थी, इसी हत्या करने का उसके ऊपर आरोप लगा था। अब मोहित भी फ्री हो जाता है, राहुल भी फ्री हो जाता है। अब दुश्मनी पूरी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि थाने में जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो राहुल है उसने थाने में कॉम्प्रोमाइज़ किया था लेकिन वो मोहित को छोड़ना नहीं चाहता था। अब 1 साल बीत जाता है और तारीख आती है 24 अक्टूबर 2025 और 24 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे का समय था। मोहित अपने पिता धर्मवीर के संग में बैठ के मोटरसाइकिल पे जा रहा था और जब वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था कोर्ट में पेशी के लिए, उसी वक्त एक कार आती है स्कॉर्पियो जो कि काले कलर की होती है, वो इन दोनों के पीछे से उड़ा देती है। ये दोनों नीचे जाके गिर जाते हैं और स्कॉर्पियो कार के अंदर बैठा था राहुल। राहुल के साथ उसके 2 दोस्त और थे। अब राहुल निकलता है स्कॉर्पियो कार में से और वो मोहित और उसके पिता धर्मवीर की गोलियां मार मार के हत्या कर देता है। अब दोस्तों इसके बाद में राहुल को कर लिया जाता है गिरफ्तार और उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि इन लोगों ने जो है नितिन की हत्या की थी और उसी का बदला लेना था। ये क्या करता था, दीपावली का समय ही चुनता था। पिछले 5 सालों से ये दीपावली का समय चुन रहा था और वो दीपावली वाले दिन ही मोहित की हत्या करना चाहता था। वो कहता था कि मैं दीपावली के समय ही प्लानिंग कर रहा था, ना तो उसके पहले ना उसके बाद में। मैंने यही प्लान किया था कि दीपावली का त्यौहार मना के जैसे नितिन घर से जा रहा था वैसे ही ये भी घर से जाएगा, उसी समय इसकी हत्या करूंगा। और आखिरकार 24 अक्टूबर 2025 को जब मोहित दीपावली का त्यौहार मनाने के बाद कोर्ट जा रहा था तो उसी समय राहुल स्कॉर्पियो से उड़ा के इसकी गोली मार के जान ले लेता है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि लोग क्या है दुश्मनी का एंगल ले लेते हैं। दुश्मनी के एंगल में क्या होता है कि तूने मेरे परिवार का मारा तो मैं तेरे परिवार का मारूंगा। अब सामने वाला भी तुम्हारे परिवार को मारेगा, फिर तुम उसे मारना, फिर वो तुम्हें मारेगा और इसी तरह करके सारे के सारे परिवार वाले मर जाते हैं। होता क्या है, जो मोहित है, मोहित की कुछ समय पहले शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, लेकिन दुश्मनी के एंगल के चलते ही मोहित की और उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। उसकी पत्नी जो है वो विधवा हो जाती है और उसकी माँ वो भी विधवा हो जाती है एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में, और दुश्मनी के एंगल में राहुल उन लोगों को मार डालता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि बदला लिया था, लेकिन नितिन सैनी की हत्या क्यों की गई थी इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो मोहित है उसने बताया था कि मेरा कोई झगड़ा हो गया था पहले 6 महीने पहले, इसके बाद 6 महीने बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसका मामला अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर नितिन सैनी की हत्या क्यों की गई थी इतनी बेदर्दी से। दोस्तों आपको इस कहानी को सुनाने का मतलब कोई आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।